नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वयं के डेटाबेस मैनेजमेंट कोर्स में स्वागत है। मेरा नाम माधुरी गुप्ता है। अभी फ़िलहाल मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद में डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में कार्यरत हूँ। आज का टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन और इसके प्रकार, जिसमें हम मुख्य रूप से 1NF और 2NF में चर्चा करेंगे। तो आज के इस टॉपिक में जो मुख्य बिंदु है वो इस प्रकार है। DBMS में कीज़, फंक्शनल डिपेंडेंसी, डेटा संशोधन विसंगति, उसके बाद फिर हम देखेंगे नॉर्मलाइजेशन क्या है, नॉर्मलाइजेशन के प्रकार और फिर उसके एग्जाम्पल्स। तो हम जान लेते हैं पहले कीज़ के बारे में, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन समझने के लिए आपको कीज़ समझना ज़रूरी है। RDMS में हम निम्नलिखित प्रकार की कीज़ देखते हैं, जैसे कि पहला है प्राइमरी की। किसी रिलेशनल टेबल की प्राइमरी की टेबल के प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। प्राइमरी की दो प्रकार की होती है, सिंपल प्राइमरी की और कंपोजिट प्राइमरी की। तो हम देख लेते हैं पहले सिंपल प्राइमरी की इसके बारे में। सिंपल प्राइमरी की केवल एक फील्ड से मिलकर बना होता है। जैसे कि इस टेबल में आप देख सकते हैं कि हमारे पास है कस्टमर आईडी। सिंपल प्राइमरी की केवल एक फील्ड से मिलकर बना होता है, जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, जिसमें हमारा जो कॉलम है वो है कस्टमर आईडी, फिर फोरनेम और सरनेम, जिसमें हमने 1 से लेकर 5 एलिमेंट को डिफ़ाइन किया हुआ है। जिसमें जो फर्स्ट आईडी है कस्टमर आईडी, वो आपकी सिंपल प्राइमरी की को इंडिकेट करती है। दूसरा जो है वो है कंपोजिट प्राइमरी की। कंपोजिट प्राइमरी की एक से ज़्यादा फील्ड से मिलकर बनी होती है। जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं कि जैसे आपके पास है सूट, फिर वैल्यूज़, फिर उसके बाद नंबर ऑफ प्लेयर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो सूट है और वैल्यूज़ है, ये दोनों से मिलकर आपकी जो कंपोजिट की है वो मिलकर बनी है इससे। ठीक है, तो हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी होती है प्राइमरी की को डिफ़ाइन करने के लिए। तो सबसे पहले प्राइमरी की अद्वितीय अर्थात यूनिक होती है। किसी भी टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की हो सकती है, या सिंगल या मल्टी कॉलम हो सकती है। प्राइमरी की को हम मल्टी कॉलम प्राइमरी की को हम कंपोजिट प्राइमरी की कहते हैं। अगली बात ध्यान में रखने की ये है कि कंपोजिट प्राइमरी की में अधिकतम 16 कॉलम हो सकते हैं। यह नल वैल्यू को कंटेन नहीं करती है। दूसरा जो है, दूसरे टाइप की कीज़ जो है वो है फॉरेन की। रिलेशनल डेटाबेस टेबल में एक फॉरेन की कॉलम का एक समूह होता है, जो कि दो टेबल्स में डेटा के मध्य लिंक उपलब्ध कराता है। कहीं कहीं पर फॉरेन की को रेफरेंसिंग की भी कहा जाता है। जब किसी एक प्राइमरी की को किसी दूसरे टेबल में प्राइमरी की के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसे फॉरेन की कहते हैं। फॉरेन की डेटा में इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए मेथड उपलब्ध कराता है। जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं कि हमारे पास जो 3 कॉलम्स हैं, जिसमें हमारे पास नंबर्स हैं, फिर नेम है, उसके बाद आईडीज़ हैं। तो हमारे पास जो आईडी है वो एक तरीके से फॉरेन की है, और जो हमारे पास जो नंबर है वो एक तरीके से जो हमारे पास नंबर है वो एक प्राइमरी की है। तो जब हम इसे रेफरेंस की तरह यूज़ करते हैं तो हमारे पास नंबर और यहाँ पर उससे रिलेटेड जो फील्ड्स हैं वो एक तरीके से फॉरेन की तरह यूज़ हो जाएंगे, जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कंपोजिट कीज़ के बारे में। जब कोई प्राइमरी की बहुत सारे एट्रीब्यूट से मिलकर बनी होती है तो उसे हम कंपोजिट की कहते हैं। रिलेशनल डेटाबेस टेबल में कंपोजिट की 2 या 2 से अधिक कॉलम का समूह होता है, जो कि टेबल में प्रत्येक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। जैसे कि इस टेबल में आप देख सकते हैं, आपके पास है
आपके पास ये जो टेबल है इसमें हम आइटम बता रहे हैं। आपके पास है सप्लायर आईडी, फिर है आइटम आईडी, उसके बाद फिर आपके पास है आइटम का नेम और उसके बाद क्वांटिटी। तो इस टेबल में जो दो कॉलम है जैसे कि सप्लायर आईडी और जो आइटम आईडी, ये दोनों मिलकर कंपोजिट आईडी को डिनोट कर रहे हैं, जैसा आप इस टेबल में देख सकते हैं। अब जो अगली आईडी होती है वो होती है आर्टिफिशियल, और अगला जो की होता है वो होता है आर्टिफिशियल की। आर्टिफिशियल की तब परमिट होती है जब किसी भी एट्रीब्यूट्स के पास प्राइमरी की भी किसी भी एट्रीब्यूट के पास प्राइमरी की सभी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है। दूसरा, प्राइमरी की बहुत बड़ी तथा कॉम्प्लेक्स होती है, तब हम आर्टिफिशियल की का यूज़ करते हैं। अब हम लोग अगली की देख लेते हैं, सुपर की। DBMS में एक सुपर की कॉलम का एक कॉम्बिनेशन होता है जो कि रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। अब अगला जो की है वो है कैंडिडेट की। RDBMS में कैंडिडेट की वह की होती है जो कि एक टेबल में प्राइमरी की कैंडिडेट की तरह कार्य करती है। हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि कैंडिडेट की प्राइमरी की ज़रूरतों को पूर्ण करती है। अब ये की समझने के बाद आपको ये जानना ज़रूरी है कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है। तो जानते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में। एक तालिका की विशेषताओं को एक दूसरे पर निर्भर कहा जाता है जब तक एक तालिका की एक विशेषता विशिष्ट रूप से उसी तालिका की दूसरी विशेषता की पहचान करती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमारे पास विशेषताओं के साथ एक छात्र तालिका है जिसमें शामिल है स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एज। यहाँ स्टूडेंट आईडी विशेषता विशिष्ट रूप से छात्र तालिका की स्टूडेंट नेम की विशेषता की मतलब कि प्राइमरी की के बारे में वो पहचान कराती है, क्योंकि यदि हम छात्र आईडी या स्टूडेंट आईडी जानते हैं तो हम इसके साथ जुड़े हुए छात्र का नाम बता सकते हैं। इसे कार्यात्मक निर्भरता के रूप में जाना जाता है और स्टूडेंट आईडी इम्प्लाइज स्टूडेंट नेम के रूप से लिखा जा सकता है, या शब्दों में हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट नेम कार्यात्मक रूप से स्टूडेंट आईडी पर निर्भर है। अब हम फॉर्मली अगर देखें तो इसे डिफाइन कर सकते हैं कि यदि किसी तालिका का कॉलम A विशिष्ट रूप से उसी तालिका के कॉलम B की पहचान करता है तो इसे A इम्प्लाइज B के रूप में दर्शाया जाता है। विशेषता B कार्यात्मक रूप से निर्भर विशेषता B कार्यात्मक रूप से विशेषता A पर निर्भर है। अब हम देख लेते हैं कार्यात्मक निर्भरता के प्रकार, मतलब फंक्शनल डिपेंडेंसी के प्रकार। तो इसके जो प्रकार हैं वो है ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, हम देख लेते हैं इसके कार्यात्मक निर्भरता अर्थात फंक्शनल डिपेंडेंसी के प्रकार, जिसमें हम देखेंगे ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, प्रीसियस फंक्शनल डिपेंडेंसी और ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी के एक सेट पर एक विशेषता की निर्भरता को तुच्छ कार्यात्मक निर्भरता के रूप में जाना जाता है यदि विशेषताओं के सेट में यह विशेषता शामिल है। हम इसे सिंबॉलिकली दर्शा सकते हैं कि A इम्प्लाइज B, ये जो है ये ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। यदि B A का सबसेट है तो निम्नलिखित निर्भरताएं भी तुच्छ हैं अर्थात ट्रिवियल हैं, जैसे कि अगर A इम्प्लाइज A है और B इम्प्लाइज B है तो हम इसे ट्रिवियल डिपेंडेंसी कहेंगे। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम अगर इम्प्लाइज करता है स्टूडेंट आईडी को तो एक ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है, क्योंकि स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम का सबसेट है।
यह समझ में आता है क्योंकि अगर हम स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम के मूल्यों को जानते हैं तो स्टूडेंट आईडी का मूल्य विशिष्ट रूप से निर्धारित किया जा सकता है। आइए दोस्तों अब जानते हैं नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। यदि एक फंक्शनल डिपेंडेंसी x एम्प्लॉयज़ y है सही है जहां y x का सबसेट नहीं है तो इस निर्भरता को नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर तीन विशेषताओं के साथ एक कर्मचारी तालिका एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस अगर ये है तो हमारे पास जो फंक्शनल डिपेंडेंसी रहेगी वो इस तरीके से रहेगी कि एम्प्लॉय आईडीज़, एम्प्लॉय नेम, जहाँ पर एम्प्लॉय नेम जो है वो एम्प्लॉय आईडी का सबसेट नहीं है। एम्प्लॉय आईडी इम्प्लाइज एम्प्लॉय एड्रेस जो है वो एम्प्लॉय आईडी का भी सबसेट नहीं है। और अगर दूसरी ओर देखें हम तो कुछ ट्रिवियल डिपेंडेंसी है जैसे कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम इम्प्लाइज एम्प्लॉय नेम, क्योंकि एम्प्लॉय नेम जो है वो एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम का सबसेट है। तो अगर पूरी तरह से हम देखें नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी तो यदि एक एफडी x एम्प्लॉयज़ y ट्रू है जहाँ x जो है x की जो वैल्यू है वो y अगर शून्य है तो इस निर्भरता को पूरी तरह से गैर तुच्छ अर्थात नॉन ट्रिवियल कार्य निर्भरता मतलब फंक्शनल डिपेंडेंसी कहा जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी, जिसे हम बहुमूल्यित निर्भरता भी कहते हैं। मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी तब होती है जब किसी तालिका में एक से अधिक स्वतंत्र बहुमूल्यित विशेषताएं होती हैं। उदाहरण के लिए अगर एक बाइक निर्माण कंपनी पर विचार करें तो हर साल प्रत्येक मॉडल में दो रंग जैसे कि काला और सफ़ेद का उत्पादन करती है। इसमें इस टेबल में हम देख सकते हैं कि हमारे पास है बाइक का मॉडल, फिर है मैन्युफैक्चरिंग ईयर, उसके बाद फिर हमारे पास है रंग। तो हम इस टेबल में देखते हैं कि हमारे पास जो बाइक मॉडल है उसका जो कोड है वो इस तरीके से है M1001। उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग ईयर है वो है 2007, फिर इसका रंग है काला। फिर जो दूसरा है वो है M001 जिसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर है 2007 और इसका कलर है ब्राउन। अब जो अगला कलर है वो है अगला जो क्रमांक है वो है M2012, इसका जो ईयर है वो है 2008 और इसका कलर है काला। अब जो हमारा दूसरा कोड है वो है M2012 और ये ईयर जो है वो 2008 है और इसका कलर है ब्राउन या भूरा। अब हम देखते हैं तीसरा मॉडल जिसका नाम है M2222। अब इसका जो ईयर है वो है 2009 और इसका कलर है काला। उसके बाद फिर से एक जो कोड है वो है M2222, इसका जो ईयर है वो है 2009 और इसका कलर भी भूरा है अर्थात ब्राउन है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि यह कॉलम मैन्युफैक्चरिंग ईयर और रंग एक दूसरे से स्वतंत्र हैं और बाइक मॉडल पर निर्भर हैं। इस मामले में इन दो स्तंभों को बाइक मॉडल पर निर्भर बहुमूल्यवान कहा जाता है। इन निर्भरताओं को इस तरीके से दर्शाया जा सकता है। बाइक मॉडल इम्प्लाइज मैन्युफैक्चरिंग ईयर, मतलब हमें दो एरो का प्रयोग करना पड़ेगा मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी को दर्शाने के लिए। उसके बाद जब हमारे पास बाइक मॉडल होगा तो बाइक अंडरस्कोर मॉडल इम्प्लाइज रंग, ठीक है, जो ये बताता है कि हम मल्टी वैल्यूड कीज़ का प्रयोग कर रहे हैं। अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। एक फंक्शनल डिपेंडेंसी को सकर्मक
कहा जाता है अर्थात ट्रांजिटिव कहा जाता है यदि यह अप्रत्यक्ष रूप से दो फंक्शनल डिपेंडेंसी द्वारा गठित होता है। उदाहरण के लिए अगर x इम्प्लाइज z एक सकर्मक निर्भरता है अर्थात ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है यदि निम्नलिखित 3 कार्यात्मक निर्भरताएं सत्य होंगी। वो है कि अगर x इम्प्लाइज y है और y जो है y डज नॉट इम्प्लाइज x है, तो हम कह सकते हैं कि x जो है वो इम्प्लाइज करता है z को। तो इसमें नोट करने वाली बात यह है कि एक सकर्मक निर्भरता या ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी केवल 3 और विशेषताओं के संबंध में हो सकती है। यह निर्भरता हमें डेटाबेस को 3NF थर्ड नॉर्मल फॉर्म में सामान्यीकरण की आवश्यकता को करने के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं नॉर्मलाइजेशन, जिसे हम सामान्यीकरण भी कहते हैं। तो हमारे पास इसके प्रकार हैं जैसा कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, BCNF। तो आज की क्लास में हम दो नॉर्मल फॉर्म के बारे में जानेंगे, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एंड सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। तो हम देख लेते हैं कि एक्चुअली में जो डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन है वो होता क्या है। डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन एक डेटाबेस स्कीमा डिज़ाइन टेक्निक है जिसके द्वारा डेटा की अतिरिक्त और निर्भरता को कम करने के लिए एक मौजूदा स्कीमा को संशोधित किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन एक बड़ी तालिका को छोटी तालिकाओं में विभाजित करता है और डेटा को व्यवस्थित करने में स्पष्टता बढ़ाने के लिए उनके बीच संबंधों को परिभाषित करता है। तो हम जान लेते हैं डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन के बारे में कुछ तथ्य। शब्द सामान्यीकरण और सामान्य रूप एक डेटाबेस की संरचना को संदर्भित करते हैं। नॉर्मलाइजेशन 1970 के दशक में IBM के शोधकर्ता EF कॉर्ड द्वारा विकसित किया गया था। नॉर्मलाइजेशन डेटाबेस में डेटा को व्यवस्थित करने में स्पष्टता बढ़ाता है। डेटाबेस बनाने में फॉर्म नामक नियमों के एक सेट का पालन करके डेटाबेस का सामान्यीकरण किया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि डेटा संशोधन विसंगतियों को 3 प्रकार में वर्गीकृत कैसे किया जाता है। पहला है सम्मिलन विसंगति। सम्मिलन विसंगति से तात्पर्य तब होता है जब कोई डेटा की कमी के कारण किसी रिश्ते में या किसी रिलेशनशिप में एक नया टपल नहीं डाला जा सकता। दूसरा होता है विलोपन विसंगति। इसमें हम देखते हैं कि डिलीट विसंगति उस स्थिति को संदर्भित करती है जहां डेटा को हटाने के परिणाम स्वरूप कुछ अन्य महत्वपूर्ण डेटा का अनापेक्षित नुकसान होता है। तीसरा है अंगतन विसंगति। अंगतन विसंगति तब होती है जब एकल डेटा मान के अद्वितन के लिए डेटा की कई पंक्तियों को अद्यतन करने की आवश्यकता होती है। सामान्य रूपों के प्रकार अर्थात नॉर्मलाइजेशन के प्रकार। नॉर्मलाइजेशन सामान्य रूपों नामक चरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से काम करता है। सामान्य रूप व्यक्तिगत संबंधों पर लागू होते हैं। संबंध को या रिलेशंस को विशेष रूप से सामान्य रूप में कहा जाता है यदि यह बाधाओं को संतुष्ट करता है। तो अब हम नॉर्मलाइजेशन के रूपों को हम विभिन्न प्रकार से दर्शा सकते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जिसमें हमने 1NF से लेकर 1NF, 2NF, 3NF, 4NF और 5NF के बारे में बताया है। तो इससे आपको एक थोड़ा सा आइडिया लग सकता है कि नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से बनाया जाता है।
अब हम लोग देख लेते हैं कि एक्चुअली में DBMS में नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन डेटा अतिरिक्त सम्मिलन विसंगति, अद्यतन विसंगति और विलेपन विसंगति से बचने के लिए डेटाबेस में डेटा को व्यवस्थित करने की एक प्रक्रिया है। सामान्यीकरण एक डेटाबेस अभिकल्पन तकनीक है जो तालिकाओं को इस प्रकार व्यवस्थित करती है कि डेटा की अतिरिक्त और निर्भरता में कमी आती है। यह बड़ी तालिकाओं को छोटी तालिकाओं में विभाजित करता है और संबंधों का उपयोग करके उन्हें जोड़ता है। नॉर्मलाइजेशन एक डेटाबेस के डिज़ाइन को सरल बनाने की प्रक्रिया भी है ताकि यह इष्टतम संरचना प्राप्त कर सके या नॉर्मल संरचना को प्राप्त कर सके या बैलेंस संरचना को प्राप्त कर सके। अब हम लोग देखते हैं DBMS में विसंगतियाँ। हमारे पास 3 तरीके की विसंगतियाँ होती हैं। सम्मिलन विसंगति, विसंगति में अपडेट करें, हटाने की विसंगति। आइए मान लें कि हमारे पास कर्मचारी तालिका है, जैसा कि नीचे इस टेबल में दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस टेबल में हमारे पास है एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस और एम्प्लॉय साइन, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। तो इस टेबल के ज़रिए आप देख सकते हैं कि हम इसमें किस तरीके से हम ये विसंगति को हटाएंगे। अद्यतन विसंगति, अद्यतन विसंगति कुछ ऐसा है जब हम तालिका में कुछ रिकॉर्ड अपडेट करके, अद्यतन विसंगति कुछ ऐसा है जब हम तालिका में कुछ रिकॉर्ड अपडेट करने का प्रयास कर रहे हैं और यह अपडेट डेटा असंगतता पैदा कर सकता है। उदाहरण के लिए उपरोक्त तालिका में हमारे पास एम्प्लॉय ID 100 के लिए 2 रिकॉर्ड हैं क्योंकि वह कंपनी के 2 विभागों से संबंधित हैं। अगर हम रॉक का पता अपडेट करना चाहते हैं तो हमें इसे 2 पंक्तियों में अपडेट करना होगा या डेटा असंगत हो जाएगा। यदि किसी तरह सही पता एक विभाग से अपडेट हो जाता है लेकिन दूसरे में नहीं, तो डेटाबेस के अनुसार रॉक के 2 अलग अलग पते होंगे जो सही नहीं हैं और असंगत डेटा को जन्म देगा। अब देखते हैं कि विसंगति डालें, इसे कैसे देख सकते हैं। विसंगति सम्मिलित करें कुछ ऐसा है जब हम कुछ बाधाओं के कारण तालिकाओं में डेटा सम्मिलित करने में सक्षम नहीं होते हैं। मान लीजिए कि एक नया कर्मचारी कंपनी में शामिल होता है तो प्रशिक्षण के अधीन है और वर्तमान में किसी भी विभाग को नहीं सौंपा गया है, तो हम तालिका में डेटा सम्मिलित नहीं कर पाएंगे यदि एम्प्लॉय डिपार्टमेंट फील्ड नल की अनुमति नहीं देता है। अब हम देखते हैं कि विसंगति को हटाएं कैसे। विसंगति हटाएं कुछ ऐसा है जब हम तालिका से कुछ डेटा हटाते हैं और उस डिलीट ऑपरेशन के कारण हम कुछ अन्य उपयोगी डेटा खो देते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, यदि किसी समय कंपनी विभाग 103 को बंद कर देती है और तो 103 के रूप में एम्प्लॉय डिपार्टमेंट वाली पंक्तियों को हटाने से कर्मचारी पीटर की जानकारी भी हट जाएगी क्योंकि उसे केवल इस विभाग को सौंपा गया है। सामान्यीकरण या नॉर्मलाइजेशन इन सभी विसंगतियों को दूर करने और डेटाबेस को एक सुसंगत स्थिति में लाने की एक विधि है। हमारे पास सामान्य फॉर्म हैं जिनका उपयोग डेटाबेस तालिकाओं में अतिरिक्त को खत्म करने या कम करने के लिए किया जाता है, जिसमें हमारे पास है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म और BCNF नॉर्मल फॉर्म। अब हम देखते हैं डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन के नियम। पहला सामान्य फॉर्म या पहला नॉर्मल फॉर्म, इसके नियम को हम देख लेते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के नियम। पहले
प्रत्येक तालिका कक्ष में एकल मान अर्थात एटॉमिक वैल्यू होना चाहिए। प्रत्येक रिकॉर्ड अद्वितीय अर्थात यूनिक होना चाहिए। उदाहरण के लिए हमारे पास अगर कर्मचारी तालिका है यह प्रदर्शित करती हमारे पास कर्मचारी तालिका है, यह प्रदर्शित करता है कि कर्मचारी कई विभागों के साथ काम कर रहा है। तो हम इस टेबल में देख सकते हैं कि हमारे पास कर्मचारी जो है वो है मेलविन, फिर उसके बाद उसका उम्र है और मंत्रालय है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं सारे कर्मचारियों के नाम, उनकी उम्र और उनका मंत्रालय। तो इसके बाद हम देखते हैं कि 1NF के बाद कर्मचारी तालिका जो है ये टेबल पढ़ूं क्या? इस प्रकार है। जो टेबल है वो इस प्रकार है कि इसमें हमारे पास कॉलम जो है वो कर्मचारी, उम्र और मंत्रालय दर्शा रहा है, जिसमें हमारे पास कर्मचारी में है मेलविन जिसकी उम्र है 32 और हमारा मंत्रालय है जिसके मंत्रालय है विपणन बिक्री। हमारे पास कर्मचारी और उम्र और मंत्रालय का यहाँ पर कॉलम दिया गया है, जिसमें हमारे पास कर्मचारी है मेलविन, इसका उम्र है 32 और इसका जो मंत्रालय या हम बोल सकते हैं डिपार्टमेंट वो है विपणन बिक्री। दूसरा एम्प्लॉय है हमारे पास एडवर्ड जिसकी उम्र है 45 और इसका जो डिपार्टमेंट है वो है गुणवत्ता आश्वासन। इसके बाद हमारे पास है एम्प्लॉय एलेक्स जिसकी उम्र है 36 और ये जो है हमारे ह्यूमन रिसोर्स या हम मानव संसाधन डिपार्टमेंट में है। तो 1NF के बाद जो कर्मचारी तालिका होगी वो इस तरीके से होगी। हमारे पास कर्मचारी, उम्र और मंत्रालय के ये जो कॉलम है इसमें हमारे पास होगा मेलविन 32 और इसका विपणन डिपार्टमेंट होगा। फिर हमारे पास होगा मेलविन, उम्र 32 और इसका डिपार्टमेंट बिक्री या सेल्स होगा। उसके बाद हमारे पास होगा एडवर्ड जिसकी उम्र है 45 और ये जो रहेगा ये गुणवत्ता आश्वासन डिपार्टमेंट में रहेगा। फिर हमारे पास एलेक्स है जिसकी उम्र है 36 और इसका जो डिपार्टमेंट है वो है मानव संसाधन। अब हम देख लेते हैं दूसरा सामान्य रूप या सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। तो एक तालिका को सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में तब कहा जाता है यदि तालिका 1NF में है। दूसरा, इसकी कोई आंशिक निर्भरता नहीं है या पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, यानी कोई गैर प्राइम तालिका के किसी भी उम्मीदवार कुंजी के साथ इसकी कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, यानी कोई गैर प्राइम विशेषता तालिका के किसी भी उम्मीदवार कुंजी के किसी भी उचित सबसेट पर निर्भर नहीं है। पहले हम समझेंगे कि प्राइम और नॉन प्राइम विशेषता क्या है। प्राइम एट्रीब्यूट एक एट्रीब्यूट जो कैंडिडेट का एक हिस्सा है जो प्राइम एट्रीब्यूट के रूप में जाना जाता है। गैर अभाज्य विशेषता नॉन प्राइमरी अभाज्य विशेषता एक विशेषता जो उम्मीदवार कुंजी का हिस्सा नहीं है को गैर प्राइम विशेषता कहा जाता है। उदाहरण के लिए हमारे पास निम्नलिखित तालिका है जिसमें कर्मचारी डेटा है। जैसे आप टेबल में देख सकते हैं कि हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, डिपार्टमेंट आईडी है, एम्प्लॉय नेम है और डिपार्टमेंट नेम है। इस टेबल में हम देखते हैं कि उपरोक्त तालिका में हम देखते हैं कि 1NF में है क्योंकि सभी स्तंभों में परमाणु मान है अर्थात एटॉमिक वैल्यू है। कोई भी डुप्लीकेसी आपको इस टेबल में नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट आईडी और वही प्रधान विशेषताएं हैं अर्थात प्राइमरी की हैं। दूसरा, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म नियम के अनुसार एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट नेम दोनों प्राइमरी की पर निर्भर होना चाहिए, लेकिन यहाँ एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय आईडी से पहचाना जा
सकता है और डिपार्टमेंट नेम अकेले डिपार्टमेंट आईडी से पहचाना जा सकता है, जो यहाँ पार्शियल डिपेंडेंसी मौजूद है। 2NF में इस संबंध को बनाने के लिए हम उपरोक्त तालिका का इस प्रकार से तोड़ना होगा, जिसमें हम पहले टेबल को बनाएंगे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट आईडी से, उसके बाद फिर हम एक दूसरा टेबल बनाएंगे जिसमें हमारे पास रहेगा डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम। इस तरीके से ये जो डिपेंडेंसी है, पार्शियल डिपेंडेंसी, उसको हम दूर कर सकते हैं। अब देखिए, अब इस उदाहरण में जो ये चित्र दिखाई दे रहा है, इससे हम सवाल कुछ कह सकते हैं कि क्या यह संबंध है, क्या यह रिलेशनशिप है। उत्तर अगर हाँ है तो अद्वितीय पंक्तियाँ और इस उदाहरण को आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इस जो टेबल में विसंगतियां क्या है। पहली जो विसंगति है वो है सम्मिलन। कर्मचारी को कक्षा लिए बिना नए कर्मचारी में प्रवेश नहीं कर सकते। दूसरा, इसे हटाना। यदि कर्मचारी या डिलीट करना, यदि हम कर्मचारी 140 को हटाते हैं तो हम टैक्स AC वर्ग के अस्तित्व के बारे में जानकारी खो देते हैं। अब संशोधन विसंगति, जिसमें हम कर्मचारी 100 को वेतन वृद्धि देना चाहते हैं और यदि हमें कई रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए मजबूर करना पड़ता है। तो ये विसंगति क्यों मौजूद है? क्योंकि दो विषय हैं, इकाई प्रकार, वे क्या हैं? इस एक संबंध में दो विषयों इस प्रकार संयुक्त थे, इसके परिणाम स्वरूप दोहराव होता है, अर्थात डुप्लीकेसी होती है और संस्थाओं के बीच एक अनावश्यक निर्भरता होती है। तो इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि हम किस तरीके से ये सारे नॉर्मल फॉर्म को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, जिसमें हम केवल परमाणु विशेषता अर्थात सरल एकल मान या एटॉमिक वैल्यू पर ध्यान देते हैं। एक प्राथमिक कुंजी की पहचान की गई है और हर संबंध इस तरीके से, ये हर रिलेशंस परिभाषा के अनुसार 1NF में है। उदाहरण के लिए अगर हमारे पास 1NF का उदाहरण देखें तो हमारे पास है छात्र आईडी, स्टूडेंट नेम, कोर्स आईडी, पाठ्यक्रम का नाम और श्रेणीकरण, जिसमें हमारे पास है स्टूडेंट आईडी 100, उस स्टूडेंट का नेम माइक, आईडी कोर्स आईडी है 112 और इसका पाठ्यक्रम है C++, इसका श्रेणीकरण है 1। उसके बाद दूसरा एम्प्लॉय है 100, इसमें इसका नाम है माइक, इसकी कोर्स आईडी है 111, इसका कोर्स है जावा और इसका श्रेणीकरण है जन्म। फिर हम देख लेते हैं दूसरा एम्प्लॉय जिसका नाम है, स्टूडेंट की आईडी है 101, इसका नाम है सूजन और इसका जो कोर्स आईडी है वो है 222 अर्थात 222, इसका कोर्स है डेटाबेस और इसका श्रेणीकरण है 1। अब हमारे पास जो अगला छात्र आईडी है वो है 140, लॉरेंजो इसका नाम है और कोर्स आईडी 224 है, इसका कोर्स है ग्राफिक्स और इसका श्रेणीकरण है जन्म या बर्थ। तो हम देखते हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में। फंक्शनल डिपेंडेंसी एक विशेषता का मान निर्धारक बताता है कि किसी अन्य विशेषता का मूल्य निर्धारित करता है। अगर हम बोलें कि A एम्प्लॉइज़ B को रीड करता है, इसका मतलब है कि जो प्राइमरी की जो है वो B कार्यात्मक रूप से A पर निर्भर है। इसी प्रकार से A एम्प्लॉइज़ B का अर्थ है कि यदि दो पंक्तियों का मान A के समान है तो उसका मान B का मान आवश्यक रूप से समान है। फंक्शनल डिपेंडेंसी द्वारा निर्धारित किया जाता है। यदि आप नहीं कर सकते, फंक्शनल डिपेंडेंसी द्वारा निर्धारित किया जाता है। आप नहीं कर सकते हैं कहते हैं
कि एफडी सिर्फ डेटा को देखकर मौजूद है, लेकिन डेटा को देखकर कह सकते हैं कि यह मौजूद नहीं है। हमारे पास टेबल है जिसमें हम आईडी में नाम, आयु, लिंग, जिसमें आईडी जो है वो एम्प्लॉय करती है नाम पे, फिर आयु एम्प्लॉयज़ लिंग, फिर नाम जो है वो आईडी पे एम्प्लॉय करता है, मतलब नाम एम्प्लॉयज़ आईडी, फिर है नेम, एज एम्प्लॉयज़ आईडी। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी और इसकी कीज़ जो रहेगी वो इस तरीके से होगी। कार्यात्मक निर्भरता एक विशेषता का मान किसी अन्य विशेषता का मूल्य निर्धारित करता है। उम्मीदवार कुंजी विशेषता जो किसी संबंध में एक पंक्ति को अद्वितीय रूप से पहचानती है। विशेषताओं का संयोजक हो सकता है। प्रत्येक गैर कुंजी फील्ड कार्यात्मक रूप से प्रत्येक उम्मीदवार कुंजी पर निर्भर है, जैसा कि हम इस फिगर में देख सकते हैं। तो हम जो इसका कार्यात्मक निर्भरता को प्रतिनिधित्व करने के लिए ये टेबल में हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से हम 1NF और 2NF में डुप्लीकेसी को कैसे हटाते हैं और 1NF और 2NF की जो प्रक्रिया है उसे हम नियमों के द्वारा करते हैं। अब दोस्तों जान लेते हैं हम इसके, एक मिनट, इसको सीधा, हाँ अब ये फ़ायदे नुकसान में आ जाते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं नॉर्मलाइजेशन के लाभ। यहाँ हम देख सकते हैं कि RDBMS अवधारणाओं में सामान्यीकरण एक आकर्षक संभावना क्यों है। एक छोटे डेटाबेस को बनाए रखा जा सकता है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन डुप्लीकेट डेटा को समाप्त करता है। परिणाम स्वरूप डेटाबेस का समग्र आकार कम हो जाता है। दूसरा, बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित किया जाता है जिसे उपरोक्त बिंदु से जोड़ा जा सकता है। जैसे जैसे डेटाबेस का आकार में कम होते जाते हैं, डेटा के माध्यम से गुजरता तेज और छोटा हो जाता है, जिससे प्रतिक्रिया समय और गति में सुधार होता है। तीसरा है संकीर्ण तालिकाएं संभव है क्योंकि सामान्यीकृत तालिकाओं को ठीक किया जाएगा और इसमें कम कॉलम होंगे जो प्रति पृष्ठ अधिक डेटा रिकॉर्ड की अनुमति देता है। नेक्स्ट है कि प्रति तालिका क्रम। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे चौथा, प्रति तालिका कम अनुक्रमणिका तेजी से रखरखाव कार्यों को सुनिश्चित करता है। साथ ही केवल उन तालिकाओं में शामिल होने के विकल्प का एहसास कराता है जिसकी आवश्यकता है। आइए दोस्तों जान लेते हैं नॉर्मलाइजेशन के नुकसान। यदि पहला है, अधिक तालिकाओं में डेटा फैलाने के रूप में शामिल होने के लिए तालिका में शामिल होने की आवश्यकता बढ़ जाती है और कार्य अधिक थकाऊ हो जाता है। डेटाबेस को महसूस करना भी कठिन हो जाता है। दूसरा है, तालिकाओं में वास्तविक डेटा के बजाय कोड होंगे क्योंकि दोहराए गए डेटा को वास्तविक डेटा के बजाय कोड की पंक्तियों के रूप में संग्रहित किया जाएगा। इसलिए लुकअप टेबल पर जाने की हमेशा आवश्यकता होती है। अगला है, डेटा मॉडल के खिलाफ कैरी करना बेहद मुश्किल हो जाता है क्योंकि डेटा मॉडल अनुप्रयोगों के लिए अनुकूलित होता है, ना कि तथर्थ कैरी के लिए। तथर्थ कैरी एक ऐसी कैरी है जिसे कैरी जारी करने के लिए पहले निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसमें एक SQL होता है जो गतिशील रूप से निर्मित होता है और आमतौर पर डेस्कटॉप अनुरूप कैरी टूल द्वारा बनाया जाता है। इसलिए ग्राहक क्या चाहता है यह जाने बिना डेटाबेस को मॉडल करना कठिन है। अगला है, जैसे जैसे सामान्य प्रपत्र प्रकार आगे बढ़ता है, प्रदर्शन धीमा और धीमा होता जाता है।
तो दोस्तों अब हम जानते हैं इसके निष्कर्ष। सामान्यीकरण प्रक्रिया को कुशलतापूर्वक निष्पादित करने के लिए विभिन्न सामान्य रूपों पर उचित ज्ञान की आवश्यकता होती है। लापरवाह उपयोग से प्रमुख विसंगतियों और डेटा असंगतता से भरा भयानक डिज़ाइन तैयार हो जाता है। तो इसलिए हमें डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।